यह रचना नेट जीआरएफ के साथ साथ अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस रचना के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके रचनाकार हैं। अज्ञेय नाम उनको जयानंद ने दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय नाम किसने दिया था। तो ये याद रखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम जयानंद ने दिया था। इनकी रचना है अरे यायावर रह गयात। इसमें यायावर का क्या मतलब है? घूमने वाला व्यक्ति। और यह एक यात्रा साहित्य है और इसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ है। अज्ञेय की एक और यात्रा साहित्य है जिसका नाम है एक बूंद सहसा उछली, जो उनकी विदेशी यात्रा पे आधारित है। इस यात्रा वृत्त में कौन कौन से स्थान का जिक्र है? तो असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लाहौर और हिमालयी क्षेत्र की यात्रा इस यात्रा वृत्त में है। ये अज्ञेय के बारे में है, देख लेते हैं। अज्ञेय का जन्म सन 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक विभिन्न जेलों में दिन कटे। अज्ञेय क्रांतिकारी भी थे, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ता था। और इन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास की रचना जेल में ही की थी। 1936-37 ईस्वी में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली। इन्होंने दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरी मैच जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 ईस्वी में वत्सल निधि की स्थापना की। इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रह गयात जो हम पढ़ रहे हैं वह एक बूंद सहसा उछली है 1960। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों का प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है। पहले का 1953 ईस्वी और एक बूंद सहसा उछली का 1960 ईस्वी। अरे यायावर रह गयात ये भारत भ्रमण पे आधारित है। भारत में जो उन्होंने यात्रा की उसके बारे में लिखा है। और एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी ये विदेशी यात्रा पे आधारित है। इन्होंने तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक के साथ अन्य कई पुस्तकों का संपादन भी किया अज्ञेय ने। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1979 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित अरे यायावर रह गयात रचना में 195 पृष्ठ हैं। इसमें कुल 8 यात्रा वर्णन संग्रहित हैं। इसमें कुल 8 अध्याय हैं जिसका अनुक्रम ये रहा। पहला अध्याय परशुराम से तुर्खम एक टायर की राम कहानी, जिसको इन्होंने एक सैनिक के रूप में लिखा है। इस यात्रा वृत्तांत में भी अज्ञेय ने कभी किसी सैनिक के रूप में, कभी वैज्ञानिक के रूप में और कभी स्वास्थ्य लाभ के लिए जो यात्रा करते हैं तो उस रूप में इन्होंने लिखा है। दूसरा है कीड़ों की खोज में जो उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में लिखा है। तीसरा देवताओं के अंचल में ये यात्रा इन्होंने स्वास्थ्य लाभ के कारण किया था। चौथा अध्याय है मौत की घाटी में। पांचवा एलूरा, छठा मांझुली, सातवां बहता पानी निर्मल, आठवां सागर सेवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। ये इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा गया है। पहले यात्रा वृत्त परशुराम से तुर्खम में अज्ञेय जी ने पूर्वी सीमा प्राप्त असम से पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। तो दूसरे यात्रा वृत्त देवताओं के अंचल में उन्होंने कुल्लू मनाली क्षेत्र की प्रकृति एवं संस्कृति के भौतिक धरातल पर सुंदर चित्रण किया है। तो मांडली यात्राकार की सांस्कृतिक चेतना को साकार करने वाला असमियों जीवन से संबंध यात्रा वृत्त है। कीड़ों की खोज अज्ञेय जी का वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला अनुसंधात्मक यात्रा वृत्त है। इसमें कश्मीर घाटी का सुंदर बिंद उपस्थित किया है। तो मौत की घाटी में अज्ञेय जी की रोहतांग जोत की साहसिक यात्रा का लेखा जोखा है। इसी प्रकार बहता पानी निर्झर असम की बाढ़ग्रस्ता एवं प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बताने वाला यात्रा वृत्त है। तो सागर सेवित मेघ मेखलित पूर्ण विचारात्मक शैली से प्रस्तुत यात्रा वृत्त है। दूसरे संस्करण की भूमिका।
भूमिका देख लेते हैं इस किताब की। किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग लेखक के लिए एक प्रीतिकर आश्चर्य का विषय होती है, लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस्य भी होता है। क्या पुस्तक पुरानी हो गई है? क्या संशोधन अथवा संवर्धन से उसे नया किया जा सकता है? क्या यह नयापन हर लेख अथवा अध्याय का संशोधन मांगता है, या एक परिशिष्ट और पाद टिप्पणियों से ही यह काम सिद्ध हो सकता है? अरे यावर रह गया कुछ वर्षों से अनुपलब्ध थी। पुनर्मुद्रण के बारे में स्वयं कुछ मैं भी उदासीन रहता हूँ, और कुछ नए नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बनता। लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न सामने आ गए। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है कि ये किस रचना में ऐसा लिखा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक पुस्तक के यात्रा संस्मरण में स्थानों का जो ब्यौरा है, कुछ तो वो पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था, कुछ यात्राएं पिछले महायुद्ध के पहले की थी। पुस्तक का प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले ही लेख परशुराम से तुर्खम में वर्णित यात्रा पथ का एक भाग देश से कट गया था, और देश की मर्यादा रेखा खैबर पार से सिकुड़कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई थी। एक बड़े भूकंप के कारण वह पहाड़ ही धंस गया था, जो ब्रह्मपुत्र का आवर्त बनकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इसी तरह की कुछ और बातें भी हुई थी, जिनका उल्लेख पहले संस्करण में जोड़ दिया गया था। लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। पूर्वी अंचल में प्रशासनिक पुनर्संगठन से कई नए प्रदेश बन गए हैं। अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, हिमालय में नई सड़कों का जाल बिछ गया है, और किसी जमाने की मौत की घाटी अब पक्की सड़क के कारण साधारण सैरगाह बन गई है। और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में जब उस अभियान का स्मरण करता हूँ जिसका मैं एक सदस्य था, तब शोध के तत्कालीन उपकरणों पर हंसने को मन होता है। कहाँ कॉस्मिक कीड़ों की खोज के लिए हमारा तोते का पिंजरा, विशुद्ध दर्शक और हमारी किरमिच की नाव, और कहाँ आज विश्लेषण भी करने वाले स्वयंचालित यंत्र के अंतरिक्ष यान, और माप ही नहीं माप को, लेकिन स्पष्ट है कि अरे यावर रह गया जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है, उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है, और मुझे आशा है कि तथ्यों की दृष्टि से काल पुराने पड़ गए इन लेखों की यात्राएं आज भी रोचक होंगी, और उन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस यात्रा करेगा उसमें लेखक का सह अस्तित्व उसे प्रीतिकर लगेगा। पहले संस्करण में चित्र कहीं अधिक थे। कागज छपाई की तत्कालीन स्थिति में ही वह संभव था, पर चित्र की छपाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। तब आशा थी कि नए संस्करण में इसका सुधार हो सकेगा, लेकिन उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुंच के बाहर हो गए हैं। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज स्थिति के कारण चित्र कम भी पड़ने लगे। फलतः इस संस्करण में चित्र और स्केच संख्या में कम है, और बात की यात्राओं के भी हैं, लेकिन प्रयत्न किया गया है चित्र अच्छे हों और छपाई हुई पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक हों। अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया है। ये महत्वपूर्ण है। कौन सा लेख जोड़ा गया है बाद में? सागर सेवित मेघ मेखलित। जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ, तभी से आकांक्षा थी कि पूरे देश को पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक देखें। परशुराम से तुर्खम की यात्रा से पूर्व और पश्चिम के कुलावे तो मिला लिए थे, पर उत्तर दक्षिण के छोर मिलाने की आकांक्षा को
और प्रेरणा ही मिली थी। अंततः वह यात्रा भी हो गई और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे सकता जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। और उसमें भी मनोरंजक प्रसंगों की कमी नहीं थी, लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेख के लिए उतना स्थान नहीं है। इसलिए लेख ने पूरे यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक मुखौटा प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृत्तांत प्रस्तुत करने का ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानापन दोनों होंगे, और स्वयं मेरे लिए भी है। पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक की अन्वेषी की विस्मय आवना ले लेती है। पाठक इसे अपने अद्यतन पूर्वाग्रह का आरोप न माने तो कहें कि आज मैं आराम कुर्सी में बैठे बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई कर ले सकता हूँ। पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में ही नहीं, इतिहास के आयाम में भी अग्रसर करती हैं। देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती चलती हैं। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब मेरी यात्राएं अगत्या आराम कुर्सी तक सीमित रह जाएं, लेकिन अभी वह समय नहीं आया। अभी मिथक के सहारे का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वह यात्राओं का एक नया आयाम है। अरे यावर रह गया कि इस नए संस्करण को पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उसे आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे पुरानी यात्राओं की आवृत्ति भी करे और नई यात्राएं भी करें। मानस यात्राएं जिनमें मानस का भी उतना ही योग हो जितना मेरा और दोनों का, यह सहयोग सुखद और प्रीतिकर हो। ये अज्ञा जी ने लिखा है भूमिका। पांचवें संस्करण की भूमिका। पांचवें संस्करण की भूमिका में क्या लिखते हैं? पुस्तक का यह पांचवा संस्करण दूसरे संवर्धित संस्करण का ही पुनर्मुद्रण है। यह तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है, पर अरे यावर रहेगा याद कि बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो वह मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशांतर केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग है। यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा कि उन यात्राओं में मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समय दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सकें। लेखक। अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण पात्र। इस यात्रा वृत्तांत में कौन कौन से पात्र हैं? स्वयं लेखक अज्ञे, यायावर, वाहिद हुसैन, जीत बहादुर लामा, कुंदन सिंह, एंतिन, नवाब साहब, अब्दुल करीम, नूर मोहम्मद, मरियम, केवल कृष्ण, देवयानी, शांति स्वरूप भटनागर, खान सामार अहमद, डॉक्टर कामपटन, बड़े जोशी, छोटे जोशी, श्रीयुत वैनंद, शकुंतला, सुध, नावरिया, मंदोज, गोसाई, काकती आदि। सारांश है ये। अरे रहेगा याद की अज्ञे ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आजादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है। जहां जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं के मंजर भी। अज्ञे अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हुए अपनी कथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते, बल्कि सदियों से हम जिनके गुलाम रहे उनके इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं। पुस्तक में एलुरा, अलीफता, कन्याकुमारी, हिमालय आदि की यात्रा करते हुए मिथकों, प्रतीकों और मूर्तियों की रचना को अपने यथार्थ के केंद्र में देखा परखा गया है। जहां लेखक अज्ञों को पुरानी और इतिहास की वह सच्चाई नजर आती है जो युगों तक गाढ़े रंगों के पीछे रही। अज्ञों का यह यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अपना कुछ खो जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। ये प्रमुख उदाहरण है अरे यावर रहेगा याद की बुक से।
भ्रमण या देशांतरण केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरण में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समय दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्य यात्रा अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्री जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाई की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह की यात्रा संस्मरण की रोचकता का आधार हो सकता है। पार्श्वगिरी का नम, चौड़ों में डगर, चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी, ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशु, मौन नीड़ों में, मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिनत युगों के बाद, क्षितिज के पलक सी खोदरी, तमक कर दामनी बोली, अरे यावर रहेगा याद। बहुत सारे महत्वपूर्ण कोटेशन है इसमें, वो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। बाकी जितना भी इसके बारे में बचा है वो अगली वीडियो में इसके बारे में बातचीत करेंगे।